के विच वर काजिंग किडनी स्टोन्स। एक हमने देखा जो पहली इसकी रीज़न थी हाइपरकैलेसीमिया, दैट वाज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड कैल्शियम इन द ब्लड। ये किसी भी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। ये ओल्ड एज में जाकर अक्सर टाइम में कैल्शियम लेवल बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड में उसका कैल्शियम लेवल हाई हो जाता है। तो दिस इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल कैन काज किडनी स्टोन्स, ठीक है। एक किडनी स्टोन हमने देखा, दिस इज हाइपरकैलेसीमिया, दिस इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड। फिर उसके बाद हमने जो सेकेंड रीजन देखी दैट वाज हाइपर ऑक्सिलेरिया। हाइपर ऑक्सिलेरिया मीन्स हाई ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सिलेट्स, ठीक है। हाइपर ऑक्सिलेरिया, चलिए हम थोड़ा सा ये टॉपिक रीस्टार्ट कर लेते हैं कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए। किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज होम्योस्टेसिस। उसका ये टॉपिक है किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, कि किडनी कैसे हमारी बॉडी से वाटर एंड साल्ट्स को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है टू द बॉडी एज अ क्लियरिंग एजेंट। अब क्या होता है कि किडनी के बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जाहिर है इट वर्क्स एज ए क्लीनिंग एजेंट। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, जिसमें से एक प्रॉब्लम हमने कल स्टडी किया था, दैट वाज किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की क्या रीजन है और उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिस इज ऑल मेंशन्ड इन दिस टॉपिक। अच्छा, किडनी स्टोन्स की रीजन क्या है? बेसिकली टू रीजंस आर मेंशन्ड। एक है हाइपरकैलेसीमिया, ठीक है। हाइपरकैलेसीमिया मीन्स कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन द ब्लड, कि जब बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल किडनी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ वही कैल्शियम किडनी में आता है। किडनी में जैसे ही आता है तो वहाँ पर उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है किडनी में ही। तो ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूअस एक्यूमुलेशन, ठीक है, कि वहाँ पर कैल्शियम, जैसे हमने प्रेसिपिटेट का वर्ड सुना हुआ है कि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ना, साल्ट इकट्ठे होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहीं पर वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो दिस काजेज किडनी स्टोन्स। उनकी स्टोन्स की अपनी एक स्पेसिफिक नेचर होती है। तो जाहिर है कि जो कैल्शियम के होंगे, दिस विल बी ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स, और जो जिनकी नेचर दूसरे कंपोनेंट्स की होगी। अच्छा, अब हम दूसरा जो कंपाउंड देखने जा रहे हैं कि जो मोस्टली केमिकल नेचर है जो कंपाउंड दिस किडनी स्टोन्स, दे आर ऑक्सलेट्स। कैल्शियम ऑक्सलेट्स के स्टोन हैं। अच्छा, अब ये ऑक्सलेट्स बॉडी में आते कहाँ से हैं? एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स से आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में होता है कि जैसे बॉडी में प्रॉपरली जब डाइजेस्ट हो रहा है तो उसका एक लेवल से ज़्यादा बॉडी में जब वो सर्कुलेट करेगा लेवल, तो वो किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। प्लस टोमेटोज हैं, हम सबको पता है टोमेटो के पेज अनडाइजेस्टेड होते हैं, तो दिस हेल्प काजेज इन किडनी स्टोन्स। अच्छा, अब जब इन किडनी स्टोन्स की रीज़न चेक की गई कि ठीक है कि क्या इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, तो हमें और साथ में ये परसेंटेज चेक की गई कि अक्सर लोगों में किडनी स्टोन्स जो हैं, स्पेसिफिकली जो स्टोन हैं, वो किस केमिकल नेचर के हैं। इट वाज फाइंड आउट दैट 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स दे वर ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट के थे 70% ऑफ ऑल द किडनी स्टोन्स। उसके बाद जो कैल्शियम फॉस्फेट के थे देवर 15%, और जो यूरिक एसिड के थे देवर ऑफ 10%। These salts are precipitated out during the urine formation and accumulate later to form the stone. अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक लिथोट्रिप्सी देख रहे हैं कि जी अगला हमारा टॉपिक है लिथोट्रिप्सी। अब जाहिर है कि हमने इसको रिमूव करने के लिए सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए भी कोई प्रोसेस होना चाहिए। ये सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम। ओके, लिथोट्रिप्सी हमने कल स्टडी किया था। दिस इज नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, एक ट्रीटमेंट है। दिस इज यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स। अच्छा, पहले क्या होता था कि किडनी स्टोन्स को रिमूव करने के लिए सर्जरी होती थी, और उस सर्जरी की हेल्प से किडनी में से स्टोन्स रिमूव किए, लेकिन वो काफ़ी एक लंबा पेनफुल प्रोसीजर था।
अब इस टेक्निक को यूज़ करके, स्पेसिफिकली लिथोट्रिप्सी को हम यूज़ करके, हम किसी ऐसी मशीनरी से, ठीक है, हम किसी ऐसी स्पेसिफिक मशीनरी से एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल के जो बॉडी से बाहर होती है, वहाँ से एक ख़ास किस्म की वेव्स लाइक एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स को डायरेक्ट किया जाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। बॉडी के ऊपर उन वेव्स को डायरेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होती है कि वो वेव्स दे हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन दी स्टोन, है ना, वो बड़ा स्टोन है, उसने तो ऑब्स्ट्रक्शन काज कर दी ट्यूब्यूल्स में। किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर भी हमने देखी थी, इतनी ज़्यादा ट्यूबुलर नेटवर्क था। तो उनके अगर रास्ते में कहीं कोई स्टोन आ जाएगा तो क्या होगा कि वो उसके पाथ, उसकी सारे रास्ते को तो ब्लॉक कर देगा, ठीक। अब जब वो छोटा होगा तो इट विल बी इजीली रिमूव विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेट और यूरिन और अदर लिक्विड्स, ठीक। इस तरीके से उसको तोड़कर छोटे छोटे बारीक सैंड पार्टिकल में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, विच कैन बी इजीली रिमूव फ्रॉम। ये मैंने पिछला टॉपिक मैंने रिपीट कर दिया। हमारा आज का टॉपिक है जी रीनल फेलियर, ठीक है, कि सम टाइम कुछ डिजीजेस की वजह से, जो एक पहली बड़ी रीज़न है पैथोलॉजिकल, मतलब किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया या मतलब किसी भी और ऐसे जर्म की वजह से, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी केमिकल रिएक्ट करेगी बॉडी को, तो उसने उसकी वजह से नेफ्रॉन हमारे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उस नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन की वजह से किडनी का पूरा मतलब अगर कुछ नेफ्रॉन, ज़्यादा नेफ्रॉन तो उसका फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से एरिया अफेक्ट होता है, ग्लोमेरुलर पार्ट, ठीक है। आपको डायग्राम याद होगी कि जो इनिशियली एक कप लाइक स्ट्रक्चर था, दैट वाज बोमेन कैप्सूल, और उसमें जो कैपिलरीज का नेटवर्क था, दैट वाज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, that was the main area that was responsible for the incoming blood को जो लेके आ रहा था via afferent arterioles। तो वो पार्ट सबसे ज़्यादा उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अच्छा, इसकी डिस्ट्रक्शन से क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ द यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनियस वेस्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा। मोस्टली हम ब्लड की बात करते हैं। अच्छा, जो ब्लड में अदर देन सेलुलर एरिया, ठीक है, हम सबको पता है कि ब्लड में एक तो हमारे पास एक लिक्विड स्टेट है, ठीक है, उसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इन तमाम सेल्स को हम जब रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो जो रिमेनिंग लिक्विड होता है, दिस इज मोस्टली प्लाज्मा। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये एक ट्रांसल्यूसेंट, एक ट्रांसल्यूसेंट मीन कैसे ना, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड होता है। इस लिक्विड में से हमारे ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स को हम जब रिमूव कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मा सेल। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लें अपने पास, प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। मैं अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ये डेफिनेशन लिख भी देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। प्लाज्मा की डेफिनेशन मैं लिख लेती हूँ, आप अपने पास नोट डाउन कर लें। प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। आप सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी? यस मैम। ओके। अच्छा, इसमें क्या है कि अब इस लिक्विड में भी क्या चीज़ें हैं कि मोस्टली तो सस्पेंडेड होती हैं, ठीक है। हमें मतलब उसको हमने अगर जस्ट डिफ्रेंशिएट करना है, कि अगर हम डिफरेंस करना चाहें कि प्लाज्मा और ब्लड में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जब हम ब्लड में से अपने सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो प्लाज्मा हो जाता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा को देखें तो ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड इन विच RBCs, WBCs and platelets
आर सस्पेंडेड, मतलब वो एक सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं लिक्विड, मतलब हम सबको पता है कि जो लिक्विड स्टेट है और उसमें बेशक मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसको रिमूव ही कर दें तो ही उसको हम प्लाज्मा कहेंगे। समझने की बात यह है कि प्लाज्मा उसका लिक्विड स्टेट है जिसके अंदर हमारे सेल्स सस्पेंडेड है। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो ये होगा कि वो वाला हमारा लिक्विड स्टेट, हमारे ब्लड का लिक्विड एरिया जिसमें से हमारे सेल्स को रिमूव कर दिया गया होगा, दैट विल बी कॉल्ड प्लाज्मा। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मा। अब हम रीनल फेलियर की बात कर रहे हैं। एज द नेम इंडिकेट्स कि जब किडनी फेल हो चुकी होती है या उसका जो स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, हो चुका होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिया का जो प्लाज्मा लेवल है, जो लिक्विड स्टेट है यूरिया का, वो उसमें बढ़ जाता है और दूसरे नाइट्रोजनस बेस का। अब इसकी वजह से क्या मसला बनता है, दिस राइज इन यूरिया। ठीक है, इसके बढ़ जाने की वजह से, यूरिया के लेवल का बढ़ जाने की वजह से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एनीमिया, एनीमिया भी लॉस ऑफ ब्लड है, मतलब खून की कमी हो जाना पेशेंट में, ये इसकी एनीमिया की डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसको ट्रीट करने के क्या प्रोसीजर हैं। अक्सर हम अपने सुनते हैं इसके लोगों में कि जी डायलिसिस हो रहा है। डायलिसिस क्या चीज़ है, डायलिसिस एक तरह का हमारे जैसे नॉर्मली किडनी का फंक्शन होता है, ठीक है, उसी तरह के फंक्शन को दो प्रोसीजर से हम कैरी ऑन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस, मतलब कि ब्लड की प्योरिफिकेशन हो रही होती है, क्लीनिंग ऑफ द ब्लड हो रही होती है। अच्छा, क्रोनिक का मतलब उर्दू में मुतादी है कि जो बार बार हो जाता है। क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कम्प्लीटली लॉस, जब किडनी अपना काम मुकम्मल तौर पर छोड़ देती है और इट इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। अब किडनी अपनी बॉडी का जो फंक्शन है कि टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, उसका वो फंक्शन खत्म हो जाता है। अब क्या करना चाहिए, जाहिर है बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूव करना नहायत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर यूरिया। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि पेशेंट के ब्लड को थ्रू डायलिसिस से उसको ब्लड को क्लीन किया जाता है। अब हमारे पास इसके लिए दो प्रोसीजर हैं। ठीक है, दो प्रोसीजर में एक है हीमोडायलिसिस, एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। अगर हम डायलिसिस की डेफिनेशन पर चले जाएं तो ये क्या है, इट क्लीन्स द ब्लड either by passing it through an artificial kidney, ठीक है, or by filtering it within the abdomen। अब जैसे कि मैंने आपसे ये टाइप्स की बात की, ठीक है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा, जो है ना हमारे पास किसी मशीन से हम ब्लड की प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी हीमोडायलिसिस। और जो पेरिटोनियल डायलिसिस है कि पेरिटोनियम, हमारे एब्डोमेन के अंदर की ही जो कैविटी है पेरिटोनियम, ठीक है, उसी में ही ब्लड की प्योरिफिकेशन की जाती है। खैर हम इसकी डिटेल आगे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही समझना है कि डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड की क्लीनिंग की जाती है अदर बाय एन आर्टिफिशियल किडनी, मतलब एक किसी मशीनरी के साथ, बॉडी के साथ अटैच करके, या फिर फिल्टरिंग विद इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन जो हमारा पेट का एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन, या उसी के अंदर ही, एब्डोमेन के अंदर ही इस लिक्विड को किसी कैथेटर से, किसी ट्यूब से अंदर की तरफ ट्रांसफर करके उसको हमारे अपने ब्लड को क्लीन किया जाता है। अब हम आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा, पहला है जी हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस जैसे कि नेम इंडिकेट्स है, हीम मीन ब्लड एंड डायलिसिस मीन क्लीनिंग, सो इट मीन्स क्लीनिंग द ब्लड। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसीजर में blood is circulated through a machine which contains a dialyzer, also called an artificial kidney। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि डायलिसिस के दो प्रोसीजर हमने स्टडी किए, या फिर आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से, या फिर ह्यूमन बॉडी के अपने एब्डोमेन के अंदर से ही हम कुछ ऐसा प्रोसीजर यूज करते हैं कि ब्लड को हम क्लीन आउट कर सकते हैं। अब तो जो हम पहले इसकी बात कर रहे हैं हीमोडायलिसिस की, इसमें क्या हो रहा है कि हम इसमें ब्लड को एक मशीन, आर्टिफिशियल मशीन से हम गुजार रहे हैं, या आर्टिफिशियल किडनी से गुजार रहे हैं, विच कंटेन्स अ डायलाइजर, कि जो उसकी क्लीनिंग में हेल्प करेगा। अब डायलाइजर खुद एक तरह की मशीन है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ। डायलाइजर हैज टू स्पेसेस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। डायलाइजर जो मशीन होती है उसके ना दो, एक तरह से दो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, उसे थिन मेम्ब्रेन से सेपरेट किए जाते हैं दोनों स्पेसेस को।
एक साइड से हम क्या करते हैं, हम अपना डायलिसिस फ्लूइड गुजारते हैं, ठीक है। एक साइड से हमारा ह्यूमन बॉडी का ब्लड पास कर रहा होता है, ब्लड पास फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर साइड। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि डायलिसिस मशीन में दो स्पेसेस हैं, उसको एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया जाता है। एक साइड से हम अपने ब्लड को पास करवाते हैं मेम्ब्रेन की, और दूसरी साइड से डायलिसिस फ्लूइड को। अच्छा, डायलिसिस फ्लूइड की अपनी एक खास उसके अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अपने एक खास नेचर होती है, केमिकल नेचर होती है, कि जिसकी वजह से हमारे ब्लड से यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट उस मेम्ब्रेन से होता हुआ फ्लूइड में, डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है कि डायलिसिस मशीन के दो स्पेसेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। एक साइड से हम ब्लड को पास करवाते हैं मेम्ब्रेन से, और एक साइड से डायलिसिस फ्लूइड को। तो क्या होता है कि द वेस्ट और जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो ब्लड से होता हुआ डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, ठीक। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा टाइप है जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस, हम उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। इसका भी सेम प्रिंसिपल है, हीमोडायलिसिस की तरह का ही है कि जैसे हमने कहा कि हीमोडायलिसिस में हमारे पास दो स्पेसेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें बस एक फ़र्क क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एज द नेम इंडिकेट्स पेरिटोनियल डायलिसिस, इसमें हमारे एब्डोमेन के अपने अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, ठीक है। उस कैविटी के इर्द गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिटोनियम। इस कैविटी को हम फिल्ड कर लेते हैं डायलिसिस फ्लूइड से, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू अ कैथेटर। हम अपनी पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से फिल कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब जो ब्लड में एक्सेस वाटर होगा और जो एक्सेस वेस्ट होंगे, ये इस मेम्ब्रेन से होते हुए, हमने मेम्ब्रेन पढ़ी है पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी की मेम्ब्रेन है, देखिए ऊपर भी एक मेम्ब्रेन थी, सही, दोनों कंपोनेंट्स, दोनों जो स्पेसेस के दरमियान की मेम्ब्रेन थी। अब यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है। कैविटी को हम डायलिसिस फ्लूइड से फिल कर रहे हैं, और साथ बॉडी के साथ ही जो ब्लड है उसके बॉडी के अंदर ही इस कैविटी के साथ जो ब्लड है, उस ब्लड में से एक्सेस वाटर, देखिए ना, हमने हमारे किडनी का फंक्शन ये है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाए। तो कैविटी के अंदर अब हमने फिल कर दिया डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड में कि अपनी ये केमिकल नेचर है, उसमें कुछ खास केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड में से एक्सेस वाटर एंड द वेस्ट दे पास द मेम्ब्रेन एंड दे एंटर इन डायलिसिस फ्लूइड। Excess water and the waste pass through the peritoneum into dialysis fluid. This process is repeated several times a day. एक दिन में 2 दफ़ा ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है। अच्छा, अब हम डायलाइजर की ही अगर आ जाए कि डिफाइन डायलाइजर, व्हाट इज डायलाइजर मशीन, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ किडनी मशीन दैट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन द किडनी फॉर द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। मतलब कि जैसे हमारी किडनी मशीन है, जिस प्रिंसिपल पर हमारी किडनी मशीन काम करती है कि जैसे मेम्ब्रेन और नेफ्रॉन्स का सारा काम है, उसी बेस पर ही हमारी डायलाइजर मशीन ही काम करती है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर। अगर तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट ट्रीटमेंट इज यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर हो जाता है, उसके बाद देखिए ना कि अगर तो खुदा ना खास्ता किडनी के प्रॉब्लम में स्टोन है तो हम स्टोन को रिमूव करेंगे, उस टाइम तो डायलिसिस करने की जरूरत मतलब बिल्कुल क्लियर बात है ना कि नहीं है। लेकिन जब आप डायलिसिस तब किया जाता है कि जब किडनी अपना फंक्शन कम्प्लीटली लॉस्ट कर चुकी है, किडनी का अपना फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और उस टाइम पर हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस डन अगेन एंड अगेन, बार बार इसको करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, अगेन एंड अगेन उसको क्लीन करने की ज़रूरत पड़ती है अंटिल अ डोनर मैचिंग डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। मतलब देखें, एक ज़ाहिर है कि एक हद तक ही किसी आर्टिफिशियल वे से हम उसको डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट मतलब कि एक ऐसी
मैचिंग ब्लड वाले किसी इंसान की किडनी को उसी पेशेंट में अंदर ट्रांसप्लांट करके ताकि किडनी का फंक्शन उसको कंटिन्यू किया जा सके। अच्छा, अब किडनी ट्रांसप्लांट ज़ाहिर तभी होगा कि जब किडनी का अपना काम कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका है। तो डायलिसिस में बी यूज्ड एज टेम्परेरी मेयर, मतलब डायलिसिस एक लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट, मतलब एक हमेशा के लिए नहीं उसको फॉलो अप किया जा सकता। डायलिसिस हमेशा एक लिमिटेड या टेम्परेरी टाइम के लिए ही है। अब जब हाई लेवल रीनल फेलियर, यहाँ पर उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज है, यूरेमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या इसका दूसरा नाम ये है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज। ठीक है, एंड स्टेज रीनल डिजीज के रीनल का जो या किडनी का जो प्रॉब्लम है वो अपने आखिरी हद तक आ गया है। और यूरेमिया उसका एक दूसरा नेम है। इन हाई डिग्री रीनल फेलियर दूसरा इसका नेम है यूरेमिया। और एंड स्टेज रीनल डिजीज डायलिसिस कैन नॉट बी डन, डायलिसिस अब बार बार नहीं किया जा सकता। दस द सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर किडनी, अब उसको ट्रांसप्लांट किया जाना यानी कि बाहर से किसी दूसरे इंसान का वो ऑर्गन पेशेंट में ट्रांसफ़र कर देने को हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रॉपर भी बता देती हूँ कि व्हाट इज़ ट्रांसप्लांटेशन के एक से कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है इन विच एन ऑर्गन इज रिमूव्ड फ्रॉम वन बॉडी एंड प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ अ रेसिपिएंट टू रिप्लेस अ डैमेज और अ मिसिंग ऑर्गन। ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ आपके ही वाइट बोर्ड पर ताकि आपके लिए ये क्लियर हो जाए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात हो रही है तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। is the medical procedure in which an organ is removed from one body and placed in the body of a recipient. ठीक है, अब जैसे कि देख रहे हैं हम डेफिनेशन से हमें जाहिर हो रहा है कि एक नॉर्मल इंसान से एक ऑर्गन को रिमूव कर देना और उसे एक रिसिपिएंट या जो जो बंदा उसमें हमने ट्रांसफर करना है उसमें उसको ट्रांसप्लांट कर देना टू रिप्लेस अ डैमेज और अ मिसिंग ऑर्गन, टू रिप्लेस अ डैमेज और अ मिसिंग ऑर्गन। ये है जी डेफिनेशन हमारे ट्रांसप्लांटेशन की, कि जब हम एक नॉर्मल इंसान से कोई ऑर्गन लेते हैं और उसको एक रिसिपिएंट में जिसमें हमने ट्रांसफ़र करना है हम उसमें वो लगा रहे हैं ताकि डैमेज या जो हमारा मिसिंग ऑर्गन है उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जा सके। तो दिस इज़ कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यही एक आखिरी एक हल है कि दैट इज़ यूज्ड फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट। अब मैं आपको ना जल्दी से इसकी डायग्राम दिखा देती